हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वंदे मातरम स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। चलो बिना देरी किए हुए अपन अर्थशास्त्र की आगे क्लास देखते हैं। बच्चों, कल मैंने आपको बताया था राष्ट्रीय आय के बारे में। जो अपना लास्ट टॉपिक था वो राष्ट्रीय आय था। तो राष्ट्रीय आय क्या होती है बच्चों, एक बार मैं और रिवाइज कर दूं। तो देश में एक वर्ष में जो वस्तुओं या सेवाओं की जो उत्पादन होता है, ठीक है ना बच्चों, उसका अंतिम मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाती है। ठीक है ना बच्चों, जो वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य या उत्पादन होता है, ठीक है ना, वो सब कुल जोड़ घटा के, वो कुल मिला के जो अंतिम मूल्य होता है उसे कहते हैं राष्ट्रीय आय। ठीक है ना बच्चों। अब क्या करते हैं, अपन आगे की ओर चलते हैं। ठीक है ना बच्चों। जो राष्ट्रीय आय है उसमें बच्चों कुछ जो फैक्ट रह गए थे वो मैं आपको समझाना भूल गया था। अपनी क्लास उस टाइम खत्म भी हो चुकी थी। तो जो राष्ट्रीय आय है बच्चों, राष्ट्रीय आय की बात कर ले, राष्ट्रीय आय, ठीक है ना बच्चों। इसमें कुछ फैक्ट भी थे बच्चों। इसके अंतर्गत आप कुछ फैक्ट हैं जो पेपर मोस्ट ऑफ व्यू जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो आप नोट डाउन करते जाएं। ठीक है ना बच्चों। राष्ट्रीय आय, चलो आगे मैं आपको पॉइंट बोलता हूँ, वो आप लिखते जाएं। 1949 में पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया। कब बच्चों, 1949 में पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में, पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में, कब बच्चों, 1949 में पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया। किसकी बच्चों, इनकी अध्यक्षता में, पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया। ठीक है ना बच्चों, राष्ट्रीय आय समिति। ओके फ्रेंड्स, अब हम आगे बात करते हैं। इस समिति की सिफारिश पर 1951 में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO का गठन किया गया। जो है ना राष्ट्रीय आय समिति, ठीक है ना, इस समिति की सिफारिश पर 1951 में, कब बच्चों, आप पॉइंट नोट डाउन करते जाएं। तो पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में जो 1949 में जो समिति बनी थी बच्चों, वो राष्ट्रीय आय समिति, पॉइंट नोट डाउन करें, राष्ट्रीय आय समिति की सिफारिश पर 1951 में CSO का गठन किया गया। किसका बच्चों, CSO का गठन किया गया। कितना, 1951। ठीक है ना बच्चों, ये आप पॉइंट नोट डाउन करें, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO। ठीक है ना, ये भी आप 2 पॉइंट क्लियर करें। अब अपन तीसरे पॉइंट की बात कर लें बच्चों, तो इसमें क्या मोस्ट फैक्ट है वो भी आप नोट डाउन करते जाएं। क्या है बच्चों कि पीसी महालनोबिस का जो जन्म दिनांक है वो 29 जून है। ठीक है ना, तो 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये मोस्ट ऑफ व्यू याद रखना बच्चों, जो 29 जून है, 29 जून ये पीसी महालनोबिस का जन्मदिन है, जन्मदिन। ठीक है ना बच्चों, 29 जून को जो है ना वो पीसी महालनोबिस का जन्मदिन है। तो इन्हीं के जन्मदिन के पॉइंट के हिसाब से 29 जून को, ठीक है ना बच्चों, 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन के रूप में मनाया जाता है। 29 जून को आपका CSO, राष्ट्रीय सांख्यिकीय संगठन, सांख्यिकीय संगठन के रूप में मनाया जाता है। ठीक है ना, कब बच्चों, 29 जून को। आप ये पॉइंट नोट डाउन करते जाएं। ठीक है ना बच्चों। जो केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन है, इसने 1955 में अपना कार्य प्रारंभ किया। ठीक है ना बच्चों, ये है ना जो 1951 में इसका गठन हुआ था CSO, और 1955 में इसने अपना कार्य प्रारंभ किया, कार्य प्रारंभ। ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं जो CSO है बच्चों, इसने 1951 में इसका गठन हुआ था, लेकिन 1955 में इसने अपना कार्य प्रारंभ किया। ठीक है ना, आप पॉइंट नोट डाउन करते जाए। अब आगे और बात कर लें बच्चों, जो CSO है ना, इसका मुख्यालय कहाँ है बच्चों, तो मुख्यालय इसका बच्चों दिल्ली में। कहाँ है बच्चों, दिल्ली में। ठीक है ना, आप ये पॉइंट मोस्ट ऑफ व्यू पेपरों के हिसाब से लिखते जाएं। अब आगे और बात कर लेते हैं। 2002 में बच्चों रंगराजन की समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग का गठन किया गया, और 2007 में सुरेश तेंदुलकर को आयोग का पहला अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है ना बच्चों,
2002 आगे और बात कर लें। 2002 में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का गठन किया गया। किसका बच्चों? राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का गठन कब किया गया बच्चों? 2000 में। मैंने 2002 बोल दिया था ये, लेकिन वो 2002 है। क्या है? 2002, ठीक है, 2000 में। किसका? राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग का गठन किया गया। कब बच्चों? वो है आपका 2002 में। किसका गठन? राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग का गठन। ठीक है ना बच्चों, ये आप समझिए। 2002 में राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग का गठन किया गया और 2007 में सुरेश तेंदुलकर की सिफारिश पर उन्हीं को पहला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। तो 2002 में इसका गठन किया गया और 2007 में सुरेश तेंदुलकर, किसको बच्चों? सुरेश तेंदुलकर को आयोग का पहला अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है ना, पहला अध्यक्ष, ये आप समझते हैं। देखो बच्चों, मैं आपको फैक्ट है बोलना चाहिए, लेकिन मैं आपको बोर्ड पर इसलिए समझाता जा रहा हूँ जिससे कि आपका बोर्ड पर सीधा माइंड छप जाए। बोर्ड पर जो मैं लिखते जा रहा हूँ, जो मैप वाइज आपको समझा रहा हूँ, वो इसलिए समझा रहा हूँ कि आपके दिमाग में वो छप जाए। कब? 2000 में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का गठन हुआ और 2007 में सुरेश तेंदुलकर को इसका पहला अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है ना बच्चों, अब आगे और बात कर लेते हैं। कृष्ण चलैया ने राष्ट्रीय आय को हिंदू वृद्धि दर संख्या दी जो 1950-80 तक औसतन 3.5% थी। बस ये तो वैसे नॉर्मल है। और एक पॉइंट और आपको फैक्ट याद करा दूं, ये आपका पॉइंट नोट याद रखना। भारत में राष्ट्रीय आय का जनक बच्चों किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। किसको बच्चों? दादा भाई नौरोजी को। जो राष्ट्रीय आय है ना बच्चों, ये है आपकी राष्ट्रीय आय। देखो बच्चों, हर बार मैं बोर्ड पर इसलिए लिखता हूँ कि आपको छप जाए माइंड में। राष्ट्रीय आय है ना, इसका जनक, ये आप मैप द्वारा समझे, इसका जनक किसे कहा जाता है बच्चों? तो इसका जनक कहा जाता है आपका दादा भाई नौरोजी। बस आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है ना बच्चों, जो राष्ट्रीय आय है ना, इसका जनक किसे कहा जाता है बच्चों? दादा भाई नौरोजी। अब आगे और बात कर लेते हैं बच्चों, आप और समझें, इसे आप नोट डाउन कर लें। राष्ट्रीय आय का जनक किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। ठीक है ना, चलो पॉइंट नोट डाउन करते जाएं। अब बच्चों आगे और बात कर लेते हैं। जो राष्ट्रीय आय है, इसको निकालने के लिए अर्थव्यवस्था को बच्चों 3 क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है, 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। जो राष्ट्रीय आय है, इसको निकालने के लिए अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। वो 3 क्षेत्र कौन से हैं बच्चों? वो है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। ठीक है ना बच्चों, जिसमें सबसे ज्यादा योगदान है बच्चों, बस आप एक बात याद ये रख लो, सबसे ज्यादा योगदान है वो है आपका प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र का सबसे कम। मैं आपको मैप बाय इसीलिए समझा रहा हूँ कि आपको समझ में आता जाए। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि बच्चों आपके माइंड में सेट होता जाए। आपको आशा करता हूँ समझ में भी आ रही होगी। आप बच्चों बेल आइकन दबाएं और वंदे मातरम स्टडी सेंटर जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करें। प्राथमिक क्षेत्र है उसका सबसे कम योगदान, सबसे कम। ठीक है ना, और तृतीय क्षेत्र है ना, इसे बोलते हैं सेवा क्षेत्र। ठीक है ना बच्चों, इसका सबसे ज्यादा योगदान। ये आप 2 पॉइंट समझ गए। ठीक है ना बच्चों, अब आपको इतना समझना है बच्चों, जो उसका 50% से भी अधिक, इसका कितना 50% और इसका लगभग 16%। ठीक है ना बच्चों, ये होगा आपका क्लियर, आ गया होगा आपको समझ में। अब मैं आपको फिर एक बार समझाऊं, आप पॉइंट नोट डाउन करें। जो राष्ट्रीय आय को निकालने के लिए अर्थव्यवस्था को बच्चों 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, वो है आपका प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। ये आप समझते जाएं, लिखना नहीं है इसमें। और बस इतना आप पॉइंट आप नोट डाउन करें। जो राष्ट्रीय आय है उसमें सबसे ज्यादा योगदान है ना बच्चों, वो है आपका तृतीयक क्षेत्र का। किसका है बच्चों? तृतीयक क्षेत्र का। कितना? वो है 50%। और सबसे कम योगदान है बच्चों, वो है आपका प्राथमिक क्षेत्र। वो कितना है बच्चों? वो है आपका 16%। ठीक है ना, अब आगे अपन और बात करते हैं। आगे बात करते हैं बच्चे राष्ट्रीय आय को निकालने की विधियों के बारे में। तो विधियां कौन है वो आप समझते जाएं। ठीक है ना बच्चों, वो विधियां कौन है वो आप समझते जाएं। ठीक है ना, तो विधियां मैं आपको समझाते जा रहा हूँ। आगे बात करते हैं
किसकी बात करते हैं बच्चों? आगे अपन आप बात करते हैं राष्ट्रीय आय को निकालने की विधियां। तो बच्चों राष्ट्रीय आय को निकालने की विधियां आपके सामने बोर्ड पर मैंने लिख दी है। वो है उत्पादन विधि या मूल्यवर्धित विधि, आय विधि, और तीसरी हो गई आपकी व्यय विधि या उपभोग विधि। बच्चों बिना देर के हुए आप स्क्रीनशॉट लें इसका और पहला पॉइंट नोट डाउन करते जाएं, ठीक है ना बच्चों। उत्पादन विधि या मूल्यवर्धित विधि क्या होती है ये आप समझते जाएं, इसमें आप नोट डाउन करते जाएं, ठीक है ना। पहला पॉइंट नोट डाउन करें, उत्पादन विधि या मूल्यवर्धित विधि, इसमें क्या है वो आप लिखते हैं। साइमन कुजनेस्ट ने राष्ट्रीय आय की 3 विधियां दी। किसने बच्चों? इसमें लिखें साइमन कुजनेस्ट, बस इतना आप लिखें। साइमन कुजनेस्ट ने राष्ट्रीय आय की 3 विधियां दी बच्चों। अब 3 विधियां क्या है? एक वर्ष में देश के अंदर उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के शुद्ध मूल्य को शामिल किया जाता है। यह वास्तव में सकल घरेलू उत्पाद को दर्शाता है, ठीक है ना। जो एक वर्ष है ना, एक वर्ष में देश के अंदर उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के शुद्ध मूल्य को शामिल किया जाए, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के शुद्ध मूल्य को शामिल किया जाता है। यह वास्तव में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी कहलाती है, ठीक है ना बच्चों, जीडीपी कहलाती है, ठीक है ना बच्चों। पहला पॉइंट नोट। अब आप बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट, आय विधि। आय विधि क्या होती है बच्चों? ये पॉइंट आप नोट डाउन करें। इसके अंतर्गत आयकर देने वाले सभी व्यक्तियों को आय से जोड़ा जाता है। आय विधि क्या है? इसके अंतर्गत जो आयकर लगता है जो व्यक्तियों पर, उनको जोड़ा जाता है, ठीक है ना। भारत में राष्ट्रीय आय को निकालने में उत्पादन विधि और आय विधि दोनों के मिले जुले रूप को प्रयोग होता है। जो आयकर निकाला जाता है उसमें आयकर विधि और आय विधि दोनों का मिला जुला रूप से निकाला जाता है, ठीक है ना। तीसरी बात कर लेते हैं अपन बच्चों, व्यय विधि। जो व्यय विधि या उपभोग विधि है ये क्या होती है? इसमें क्या है बच्चों? इसमें क्या है? इसमें लिखें आप, इस विधि के अनुसार कुल आय या तो उपभोग पर खर्च होगी। इस विधि जो व्यय विधि है, इस विधि के अनुसार, ठीक है ना, इस विधि के अनुसार कुल आय या तो उपभोग पर खर्च होगी अथवा बचत पर, अर्थात राष्ट्रीय आय कुल उपभोग और कुल बचत का योग होती है। जो राष्ट्रीय आय होती है वो कुल उपभोग और कुल बचत का योग होती है बच्चों, ठीक है ना। ये लिख लिया यहाँ तक, आगे और लिखें इसमें। इस विधि का प्रयोग केवल विकसित देशों में होता है। जो व्यय विधि या उपभोग विधि है इसका उपयोग केवल विकसित देशों में होता है और इसका प्रयोग एक मोस्ट है, भारत में नहीं होता है। भारत में कट कर देना ऐसा, ठीक है ना बच्चों। बिल्कुल मैप वाइज समझिए बच्चों, विदाउट टेंशन के। मैंने आप हर बार बोलता हूँ आपसे, टेंशन तो लेना नहीं है आपको। जीके जीएस की क्लास में टेंशन नहीं लेना, ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं, व्यय विधि उपभोग विधि है, इसका प्रयोग विकसित देशों में किया जाता है, भारत में इसका प्रयोग नहीं किया जाता। अगर पेपर में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्यय विधि का उपयोग किन किन देशों में होता है, ठीक है ना, उसमें आ गया अमेरिका, ठीक है ना, आपका अमेरिका आ गया, भारत आ गया, पाकिस्तान आ गया, नेपाल आ गया। अब अपन को याद रखना है तो भारत भी नहीं है, और विकसित देश यानी कि अमेरिका लगा दो, आपको कुछ टेंशन लेना ही नहीं है क्योंकि आपके सामने खड़े हैं अभी से। चलो आगे और बात कर लेते हैं, आगे और बात कर लेते हैं इसकी। तो आगे क्या हुआ? आगे इसमें है आपकी प्रचलित विधि। आगे बात करते हैं, राष्ट्रीय आय की जो निकालने की विधियां हैं वो 2 आधारों पर निकाली जा सकती है, ठीक है ना, 2 आधारों पर निकाली जा सकती है, ठीक है ना बच्चों। वो है आपकी प्रचलित विधि और स्थिर मूल, ठीक है। जो प्रचलित विधि और जो स्थिर मूल है ना बच्चों, उसकी बात कर लेते हैं। तो प्रचलित विधि क्या होती है, स्थिर मूल क्या होता है, वो आप नोट डाउन करें, ठीक है ना। जो मोस्ट पॉइंट फैक्ट है वो आप लिखते हैं, प्रचलित विधि, ठीक है ना, ये आप लिखें। प्रचलित विधि क्या है? जब राष्ट्रीय आय का अनुमान चालू बाजार के मूल्य के आधार पर निकाला जाता है। जो राष्ट्रीय आय है ना, जब उसका अनुमान बाजार में जो प्रचलित मूल्य होता है, जो चलन में होता है, जो चल रहा होता है, जिसकी जो रेट होती है, उसके आधार पर जो मूल्य निकाला जाता है उसे कहते हैं प्रचलित विधि। बस इतना आप याद रखें और कुछ नहीं, इसमें समझने वाली बात है, शायद इससे क्वेश्चन भी ना आए। प्रचलित मूल्यों पर राष्ट्रीय आय कहते हैं। इसे मौद्रिक आय भी कहा जाता है, ये भी आप फैक्ट, ये थोड़ा फैक्ट इंपॉर्टेंट है। प्रचलित विधि है, इसे मौद्रिक आय भी कहा जाता है, मौद्रिक आय, ठीक है ना। बस ये थोड़ा फैक्ट, मौद्रिक आय, ठीक है ना। जो प्रचलित विधि है बच्चों उसे मौद्रिक आय भी कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं अपन स्थिर मूल्य। स्थिर मूल्य पर क्या होता है, तो इसे भी आप पॉइंट नोट डाउन करें। स्थिर मूल्य, स्थिर मूल्य क्या है बच्चों? ऐसा मूल्य जो बाजार को उतार चढ़ाव, स्थिर मूल्य
ऐसा मूल जो बाजार को उतार चढ़ाव से मुक्त होता है उसे स्थिर मूल्य कहते हैं। स्थिर मूल्य क्या है? ऐसा मूल्य जो बाजार के उतार और चढ़ाव दोनों से मुक्त होता है उसे कहते हैं बच्चों स्थिर मूल्य। ठीक है ना, इसे आप लिखो। ठीक है ना। आगे बात करते हैं फ्रेंडों, जिसे एक आधार वर्ष के आधार पर राष्ट्रीय आय को निकाला जाता है। यह वास्तविक राष्ट्रीय आय होती है। ठीक है ना बच्चों। ऐसा मूल्य, इसे आप लिखें, ऐसा मूल्य जो उतार चढ़ाव से मुक्त होता है उसे स्थिर मूल्य कहा जाता है। ठीक है ना। यह वास्तविक आय होती है। ठीक है ना बच्चों। जो स्थिर मूल्य है ना, यह वास्तविक आय। अब आगे और बात कर लेते हैं अपन बच्चों। अब आपको समझने के हिसाब से मोस्ट ऑफ व्यू पूरा अपना दिमाग है ना जो बच्चों बोर्ड पर लगा दो। मैंने बोला आपसे जो दिमाग है ना अपना बोर्ड पर जमा दो, क्योंकि ये बात समझने वाली है। जो समझने वाली है उस पर मैं जोर देता हूँ, और जो समझने वाली नहीं होती वो मैं लिखवाते जाता हूँ। ठीक है ना। और इकोनॉमिक्स का वेटेज कम होता है बच्चों। अभी जो रिसेंटली पीएससी का पेपर आया था, जो एमपी पीएससी का, वो 100 नंबर का उसमें जीएस पूछी जाती है, तो बच्चों उसमें क्या 1 नंबर का इकोनॉमिक्स आया था, है ना। तो आपके तो 25 नंबर की जीएस आनी है बच्चों। कितने? 25 नंबर की जीएस आनी, तो उसमें तो 7 क्वेश्चन पूछे भी ना। तो इसलिए जो मोस्ट पॉइंट होते हैं वो मैं आपको सही से समझाता हूँ। ठीक है ना बच्चों। तो सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, ये आपको बता दी है कि हमारे देश में विकास की रफ्तार क्या है, जो धीमी है या बढ़ रही है, ये आपको समझना होगा। तो बच्चों जो जीडीपी क्या होती है इसे आप पॉइंट लिखें और समझें। पहले आप नोट डाउन करें, सकल घरेलू उत्पाद, उसे जीडीपी भी बोलते हैं। ठीक है ना बच्चों। जीडीपी का मतलब क्या होता है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है ना। इसे आप लिखें। ये क्या होती है जीडीपी? नोट डाउन करें। जीडीपी को दूसरे शब्दों में विकास दर भी कहते हैं। मैंने अभी आपसे बोला जैसे कि जीडीपी को दूसरे शब्दों में क्या विकास दर भी कहते हैं। विकास दर की किस देश की क्या विकास दर है? जैसे कि बोला जाता है जीडीपी 4.5% या जीडीपी 8.5%, तो 4.5% से 8.5% ज्यादा है तो बच्चों तो आपकी विकास दर, जो देश का विकास गतिशील अवस्था है, वो आपकी अच्छी ग्रोथ में होती जा रही है। ठीक है ना। और जीडीपी जैसे 4.5 से एक आदर्श मान लिया बच्चों जी, अब समझने वाली बात है तो इस पर मैं समझाऊंगा। एक 4.5 मान के चलो भारत की जीडीपी है, आज 4.5 से 2.5 पहुंच जाती है और यहाँ पे 8.5 पहुंच जाती है। तो ये जीडीपी है ना, इससे अनुमान लगाया जाता है कि जब 8.5 पहुंच गई आपकी जीडीपी तो आपका विकास की जो गतिशील अवस्था है वो आपकी अच्छी हो रही है देश की। ठीक है ना बच्चों। और 4.5 से 2.5% पहुंच जाती है तो विकास की जो आर्थिक स्थिति है वो गर्त में जाती जा रही है। जैसे कि अभी भारत का आप कंडीशन समझ लें, इसे आप अच्छे से और समझेंगे। तो अभी भारत में चला है, कभी जीडीपी 8.5% होती थी, 6.5% होती थी, लेकिन अभी स्थिति देखी जाए तो 3 से 4 या 2, और आने वाले समय शायद और कम हो जाए। ठीक है ना। तो अभी जो विकास की स्थिति आप पेपरों में पढ़ते होंगे, समझ में नहीं आता होगा, जीडीपी 1% पहुंच गई, या जीडीपी 3% हो गई, जीडीपी 8 से 2% हो गई, जीडीपी 6 से 3% हो गई। तो बच्चों इसका साधारण मतलब आप ये समझना कि देश की जो विकास अवस्था है वो गतिशील नहीं है। देश में विकास अर्थव्यवस्था है जो चरमरा रही है, तो उसी का मतलब होता है जीडीपी में, यानी विकास दर। ठीक है ना। आगे और सुनिए इसका संबंध। बस आप देखो बच्चों, मैं आपको बहुत फैक्ट क्लियर करवाऊंगा। जो जीडीपी है सकल घरेलू उत्पाद, इसका मतलब ये होता है, आप लिखें, देश की भौगोलिक सीमा के अंदर। ये है अपना भारत, इसे आप समझते जाएं। देखो बच्चों मैं ज्यादा नहीं समझा रहा, क्योंकि मान चलो ये आपका भारत है, तो ये देश की भौगोलिक सीमा के अंदर जो देश है आपका भारत, इसके अंदर चाहे देश विदेशी व्यक्ति हो और देश के व्यक्तियों द्वारा, देश की भौगोलिक सीमा के अंदर देश के व्यक्ति और विदेशी व्यक्ति द्वारा, ठीक है ना बच्चों, जो एक वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उसे कहते हैं जीडीपी। देश की भौगोलिक सीमा के अंदर जो उत्पादन वस्तुओं एवं सेवाओं का किया जाता है उसे कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी। पास इतना ही आप समझना। विदेशियों से होने वाली आय को भी इसमें शामिल किया जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है जो जीडीपी है ना, इसमें विदेशियों से होने वाली आय को शामिल किया जाता है, तो बच्चों बिल्कुल किया जाता है। तो जीडीपी है ना, इसमें विदेशियों से होने वाली आय को भी शामिल किया जाता है। ठीक है ना बच्चों। अब आगे और बात कर लेते हैं। जीडीपी को निकालने में अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, वो तो आप समझते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। ये आपको लिखना नहीं है, ये तो आप समझते जाए, जो लिखना है वो आप लिख चुके होंगे। जीडीपी 2 आधारों पर निकाली जाती है, ये आप समझ लो। जीडीपी 2 आधारों पर निकाली जाती है बच्चों। मैं भाई आपको समझाता जा रहा हूँ मैं, तो आपको फैक्ट भी क्लियर हो रहे होंगे। तो जीडीपी है ना बच्चों, सकल घरेलू पर, ये 2 आधारों पर निकाली जाती है। एक साधन लागत पर जीडीपी, एक बाजार मूल्य पर जीडीपी। अब जो साधन लागत पर जो जीडीपी है, जो बाजार मूल्य पर जीडीपी है, वो भी आप समझते जाएं। साधन लागत मूल्य, अब इसे आप पॉइंट नोट डाउन करें।
सकल घरेलू उत्पाद के अंतर्गत पहला पॉइंट डालें साधन लागत मूल्य। इसमें क्या है ये आप समझें। किसी नए उत्पाद को बनाने में जो लागत आती है, कोई भी नया उत्पाद हो, जो मार्कर है, बोर्ड है, पेन है, ट्रैक्टर है, गाड़ी, पंखा, कूलर, कोई भी नया उत्पाद है जो बनाने में जो लागत आती है। अब लिखें किसी नए उत्पाद को जो बनाने में जो लागत आती है उसे साधन लागत मूल्य कहते हैं। ठीक है ना, उसे साधन लागत मूल्य कहते हैं। इसमें मजदूरी, कच्चा माल, ऋण पर ब्याज आदि घटक शामिल होते हैं। ठीक है ना, इसी को फैक्ट्री मूल्य भी कहते हैं। जो साधन लागत मूल्य है इसे फैक्ट्री मूल्य भी कहते हैं। फैक्ट्री मूल्य बच्चों क्यों कहते हैं? क्योंकि फैक्ट्रियों में सबसे ज़्यादा बनता है ना अपना जो माल, इसलिए इसे साधन लागत मूल्य को फैक्ट्री मूल्य भी कहते हैं। अब अपन दूसरा पॉइंट नोट डाउन करें, सकल घरेलू उत्पाद के अंतर्गत बाजार मूल्य। इसमें क्या है ये भी आप समझें। बाजार मूल्य, बाजार मूल्य और साधन लागत मूल्य कभी भी एक समान नहीं होते। अब इसमें लिखें आप बाजार मूल्य और साधन लागत मूल्य कभी भी एक समान नहीं होते, क्योंकि बाजार मूल्य तक आते आते साधन लागत मूल्य से विभिन्न अप्रत्यक्ष कर शामिल हो जाते हैं। अब आप बात ये समझ लेना, बाजार मूल्य में लिखें बाजार मूल्य और साधन लागत मूल्य कभी एक समान नहीं होते, क्योंकि साधन लागत मूल्य से साधन लागत, अब बच्चों इसे आप समझें, क्योंकि साधन लागत मूल्य से बाजार मूल्य तक कोई भी वस्तु आते आते इस पर विभिन्न प्रकार के अप्रत्यक्ष कर लग जाते हैं। जैसे कोई भी फैक्ट्री से कूलर बनता है, ट्रैक्टर बनता है, BMW, मर्सिडीज गाड़ी बनती है, तो जब ये जहाँ बनती है वहाँ से जब बाजार में आती है तो उस पर विभिन्न प्रकार के टैक्स लग जाते हैं, अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर। तो जो टैक्स लगते हैं तो इनका और इनका कभी भी मूल्य समान नहीं हो सकता बच्चों। ठीक है ना, तो बाजार मूल्य में मोस्ट क्या है कि बाजार मूल्य और साधन लागत मूल्य कभी एक समान नहीं हो सकते, क्योंकि साधन लागत मूल्य से बाजार मूल्य तक आते आते विभिन्न प्रकार के अप्रत्यक्ष कर लग जाते हैं। ठीक है ना, इसमें सब्सिडी उसके मूल्य को कम कर दिया जाता है। अब एक और आप लिख लें एक फैक्ट, साधन लागत मूल्य प्रति अप्रत्यक्ष कर, साधन सूत्र लिखें साधन लागत मूल्य प्लस अप्रत्यक्ष कर। ठीक है ना, ये लिखें साधन लागत मूल्य प्लस अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी। ठीक है ना, साधन लागत मूल्य अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी बराबर होता है आपका बाजार मूल्य। बस ये आप समझ लें। ठीक है ना, आपको समझ में आ गया साधन लागत मूल्य अप्रत्यक्ष कर सब्सिडी बराबर बाजार मूल्य। ठीक है ना बच्चों, तो आज की क्लास अपन यहीं खत्म करते हैं। आशा करते हैं आपको अर्थशास्त्र अच्छी तरह से समझ में आई होगी। आज की क्लास बच्चों अच्छा टॉपिक था, मुझे विश्वास है आपको समझ में ही आया होगा। आशा करते हैं कल और अच्छी तरीके से समझे दें, क्योंकि आप समझने वाली कुछ अच्छे टॉपिक हैं तो मज़ा भी आएगा बच्चों। तब तक स्टे होम स्टे शुभ, जय हिंद जय भारत। ठीक है ना।